हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। चलिए आज स्टार्ट करेंगे 21 जनवरी की क्लास। आज है संडे, ठीक है। और संडे को आपको पता ही है कि द हिंदू में आते हैं एडिटोरियल्स, ठीक है। क्योंकि द हिंदू वाले कहते हैं चलो आज बहुत टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्लास, बट मैं लंबी नहीं होने दूंगी बिकॉज बहुत सारी जो रेपिटेशन है जो हमने वीक में पढ़ी हैं, ठीक है, वो क्यों रिपीट करनी है। बट अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर मैं रिपीट करवाऊंगी आपको, ठीक है। मतलब रिपीट नहीं, मतलब नोट करवाऊंगी। एंड गाइज आपको पता ही है कि अगर आप कमेंट करते हो कोई भी डाउट, देखो तारीफ भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि उसमें मुझे मोटिवेशन मिलती है यहाँ आने के लिए। आपको पता ही है कि क्लास में आने से पहले मेरी जो है 2 to 3 आवर्स की मेहनत लगती है कि मैं आपका ये क्लास ले सकूँ, एंड उसके बाद तो क्लास लेनी ही है जो है, ठीक है। तो इस मेहनत के लिए जो मैं डेली आपको दे रही हूँ लास्ट 2 ईयर्स से, इसके लिए मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए आपको कॉमेंट करना है, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, और लाइक करना है इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। और साथ ही में आप लोगों को ये था कि हमारे डाउट्स जो हैं वो कैसे होंगे, आप तो क्लास लेकर चले जाते हो। बिल्कुल सही कहा, मैं क्लास लेकर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करना है ठीक है। बट मैंने फिर एक सोल्यूशन निकाला है कि हम वीकली डाउट सेशंस करेंगे। लूंगी मैं वीकली डाउट सेशन, जो होता है Q&A बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। वो इसी चैनल पे होगा। मेरा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी ये होता है, लॉगरी पर, ठीक है। यहाँ पर तो जो भी आप कॉमेंट करोगे, ठीक है ना, कोई आपका प्रेप रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स रिलेटेड, ओनली करंट अफेयर्स प्रेप रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको। कोई है कि लर्न कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, ये चीज कैसे होगी वो, या फिर लास्ट 7 डेज, मतलब मंडे टू सैटरडे। अगर मंडे टू सैटरडे के अंदर आपके कोई, जो लास्ट संडे से पहले जो मंडे टू सैटरडे गया है, अगर उसके अंदर आपके कोई डाउट्स हैं, ठीक है ना, अगर आपके कोई डाउट्स है, मतलब लास्ट संडे से लेकर इस सैटरडे तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं, लास्ट 7 डेज के डाउट्स जो हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स भी हैं, मैं वो भी लूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं और से निकालो, ये मेरा गिफ्ट है उन बच्चों को जो कि रेगुलर है मेरे साथ, जो मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं गिफ्ट दे रही हूँ। क्योंकि अगर आप रेगुलर होगे, लास्ट 7 डेज का आपने लेक्चर लगाया होगा, तभी आपके लास्ट 7 डेज से डाउट्स होंगे, ठीक है ना। तो उन रेगुलर बच्चों को मेरा गिफ्ट है, तो वो आप कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना, ठीक है ना। तो ये संडे वाला जो कमेंट होगा ये आपका अगले संडे लिया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये आप लोगों के लिए क्या है, ये इनिशिएटिव में आप व्यूज भी दीजिए यार, वो वीडियो देखते ही नहीं है, सिर्फ 200 व्यूज है उसमें, थोड़ा सा और देख लो उसको, ठीक है। हाँ ठीक है। और अबाउट द क्लास, अगर आप पहली बार आए हैं तो 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं बाय द एंड ऑफ द क्लास। यहाँ पर मैं पूरा मार्क वार्क करके लेकर आती हूँ। आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, डिफेंस है, कोई भी कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये मैं मार्क करके लेकर आती हूँ, बैकग्राउंड रिसर्च जो है वो कर लेकर आती हूँ, अपना एक्सपीरियंस इतने सालों का साथ में लेकर आती हूँ कुछ, और स्टोरी फॉर्मेट में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, चीज़ें लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे इसी क्लास में नोट्स भी बनवा देती हूँ, जो कि बेटा है नहीं कहीं पर यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने तो नहीं आज तक देखा कि कोई आपको इतनी शिद्दत से नोट्स बनवा रहा हो, ठीक है। तो आपके नोट्स भी बन जाते हैं ताकि आप यहीं से रिवाइज भी कर सको, लर्न भी कर सको अपने नोट्स में से, ठीक है ना। एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अब MCQs लॉन्च हो गए हैं, तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करा करो। मैं ट्राई करूंगी कि हर वीक की आपके 1 से 2 जो भी आपका टेस्ट बने वो डले, और साथ साथ में टेस्ट दिया करो, मेरे साथ मार्क्स शेयर करा करो कि इतने मार्क्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको मैं बता पाऊंगी कि ये है वो है, ठीक है। तो जो जनवरी की टेस्ट सीरीज है, दे आर फॉर ₹250, वो आपने खरीदनी है, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब यहाँ पे वेटलैंड नेचर टूरिज्म गेट्स अ फिलिप, यहाँ पर वेटलैंड टूरिज्म को प्रमोट करी है गवर्नमेंट। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, जो इसका नाम है ना, इसका अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। 1 मिनट, ये लिखनी है मुझे। अमृत, थोड़ा पतला कर लेती हूँ क्योंकि फिर आप लोग कंप्लेंट करते हो कि हमें समझ नहीं आ रहा। अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023, ठीक है ना। क्या है? अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2020, गवर्नमेंट स्कीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो गवर्नमेंट स्कीम जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। पानी पी रही हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सिप करती रहूंगी।
The union government has embarked on a mission to promote tourism at ecologically sensitive wetlands, better known as Ramsar sites such as Chilika Lake in Odisha, Sultanpur Bird Sanctuary in Haryana. तो यहाँ पर ये प्रमोट कर रहे हैं वेटलैंड्स को, जो नेचुरली जहाँ पर पानी है, ठीक है, वेटलैंड उसको कह देते हैं, और रिकॉग्नाइज भी किए हुए हैं इन्होंने, जैसे बताए हुए हैं, उनको वहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करें, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुंदर जगहें होती है. द फोकस ऑफ द इनिशिएटिव वुड बी टू शिफ्ट दीज फ्रेजाइल वेटलैंड्स फ्रॉम हाई वैल्यू टूरिज्म टू nature tourism by directly supporting conservation action and letting local communities and economies take the lead. लोकल कम्युनिटीज यहाँ पर लीड लेंगी, ठीक है ना. एज ऑफ नाउ 16 रामसर साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द इनिशिएटिव एंड 5 ऑफ देम हैव बीन टेकन अप एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड अराउंड दी साइट्स. तो अराउंड दी साइट्स क्या है, स्किल डेवलप कर रहे हैं, जो फैसिलिटेट करेंगे, टूरिज्म की सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन एरियाज में. द 5 वेटलैंड्स आर सो एंड सो. द इनिशिएटिव टू डेवलप दीज साइट्स हैज बीन टेकन बाय यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, Forest and Climate Change. Amrit Dohar announcement was made in June 2023 to promote unique conservation values of Ramsar sites in the country while generating employment. तो यहाँ पर क्या है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसको समझिए. लाइवलीहुड बना रहे हैं, मतलब लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं पैसे कमा सकें जो वेटलैंड एरियाज में रह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो नेचर के कॉन्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि टूरिज्म आ रहा है बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ा दी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल लूँगी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, दिल्ली बहुत पास पड़ता है शिमला के. तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि दिल्ली वालों ने ये कर दिया, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, इतना ज़्यादा, मतलब वो लगता ही नहीं माउंटेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया. तो वहाँ पे टूरिज्म आया, बट वहाँ पे नेचर का शायद ध्यान इतना नहीं रखा गया जितना रखना चाहिए था. बट यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि टूरिज्म आए, बट लोकल लोगों को हम ट्रेन करें कि आपको अपनी जो जगह है, वेटलैंड जो है, उसको भी खराब नहीं करना है. ये एम है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो है, ये क्या है, मिशन टू प्रमोट टूरिज्म in wetlands नोन एज, इनको रामसर साइट्स बोलते हैं, ठीक है ना. जो ये वेटलैंड्स है, नेचुरली पानी होता है यहाँ पे, रामसर साइट्स बोलते हैं, ठीक है ना. कितनी है इंडिया में, 16 रामसर साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द इनिशिएटिव. 16 as of now 16 रामसर हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर इनिशिएटिव, 5 ऑफ देम विल टेकन अप पायलट प्रोजेक्ट. ठीक है, यहाँ पर हमें ये नोट करना है कि कौन कौन सी का इन्होंने नाम लिखा हुआ है. तो आ जाओ थोड़ा सुंदरता से टेबल बनाते हैं, 1 मिनट, सुंदरता से टेबल बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले जो साइट है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क. सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये वेटलैंड्स है, कहाँ पर है, हरियाणा में है. देखो इसकी न्यूज़ आई है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में 2 हैं, एक तो है भीतरकनिका, अंदर कौन है, भीतरकनिका, मेरे दिल के अंदर कौन बसी हुई है, कनिका, ठीक है ना. कनिका का बॉयफ्रेंड कहता मेरे दिल में तो कनिका है, बट हाँ ठीक है मम्मी आप मेरी जिससे शादी कराओगे मैं कर लूंगा, बट भीतर मेरे कौन है, भीतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है ना. लेक, चिलिका लेक. उसके बाद मध्य प्रदेश में 2 हैं, मध्य प्रदेश में 2 हैं, वो कौन कौन से हैं, सिरपुर और यशवंत सागर. सिरपुर और यशवंत सागर, इतने कोई डिफिकल्ट नेम नहीं है, आपको याद हो जाने चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगाकर इनको याद कर लीजिएगा आज के आज ही, ठीक है. तो ये यहाँ पर है, हमें पता चल गया कि वेटलैंड्स कहाँ पर है, ठीक है. वेटलैंड्स पता होना हमें ज़रूरी है कि वेटलैंड्स कहाँ पर हैं, ठीक है ना. ये है हमारे वेटलैंड्स, ठीक है ना. और जो न्यूज़पेपर में आए हैं उनको हमने याद भी कर लिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया. उसके बाद यहाँ पर ये किसका मिशन, किसका है, कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है ना. इनिशिएटिव बाय यूनियन टूरिज्म. ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये इनिशिएटिव किस चीज के लिए है, और उसके बाद पूछ लेते हैं अच्छा कौन कर रहा है ये, तुम कंफ्यूज हो जाते हो. अच्छा टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करेंगे, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कौन सी इन्वॉल्व हो सकती है. तो हमको याद रखना है यूनियन मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट. 2 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, 2 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक टूरिज्म वाली और एक इन्वायरमेंट वाली. क्यों, वाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इनका एम क्या है, व्हाट इज द एम, एम क्या है,
टू प्रमोट, इसको लिखेंगे और समझेंगे। टू प्रमोट यूनिक, एक मिनट, लॉन्च कब हुई थी ये भी लिखना जरूरी है। लॉन्च इन जून 2023। देखो ये भी आ जाते हैं जो कब की कब लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। स्पेशली सीयूटी के जितने पेपर हो रहे हैं उसमें ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सीयूटी के अंदर, हाँ सच, सीयूटी यूजी वाले बच्चे इसको रट्टा मार लें। अब ना एक कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करें कि क्लैट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप तो बोलती नहीं हो। क्लैट के लिए बेटा जी जो मैं इस क्लास में पढ़ा रही हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लैट के लिए तो जब एक्स्ट्रा होता है ना कि ठीक है ये तो याद कर लिया, थोड़ा सा ये भी एक्स्ट्रा याद कर लो, तब मैं बोलती हूँ। अब अगर मैं हर उसके लिए बोलने लग जाऊं कि ये भी, ये बेटा जी ये इंपॉर्टेंट है, क्लैट, एलेट, एनएलसैट, स्लैट, सीडीएस, एनडीए, तो बेटा 10-15 मिनट तो मेरे को इसमें निकल जाएंगे। तो ये हर एग्जाम के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब मैं, जैसे मैंने ये बोला ये सीयूटी यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कि जो सीयूटी यूजी वाले बच्चे हैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखकर रट्टा मार के जाएं इसको, कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रट्टा तुमको ये भी मारना है, रट्टा तुमको ये भी मारना है, ये भी मारना है, सब कुछ मारना है, ठीक है, समझ में आ रही है। चलो अब यहाँ पर एम क्या है, क्योंकि एम वाला क्वेश्चन फेवरेट बहुत है एग्जामिनर का कि क्यों लेकर आए हैं इसका। तो यहाँ पर क्या है, एम क्या है, टू प्रमोट, लिखेंगे सारे साथ में, टू प्रमोट यूनिक, टू प्रमोट यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ रामसर साइट्स in the country while generating employment opportunities and supporting local livelihoods। अब यहाँ पर एम क्या पता चल रहा है हमको, दो एम्स हमको पता चल रहे हैं कि एक तो जो वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा क्या है, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो अर्न कर सके, अपना घर चला सकें, ये दोनों ही अचीव करना है। टू प्रमोट यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ रामसर साइट्स, इनको कंजर्व कैसे करना है, इन्वायरमेंट को बचाना कैसे है, वाइल जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इन एरिया में बनानी है। ये जो है दिस इज व्हाट इज अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, द एम इज टू एनहांस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद द टूरिज्म मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स, टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर both the ministries are training people with regard to the same, ठीक है। जो ऊपर वाली चीज अचीव करनी है दैट इज लाइवलीहुड, ऊपर वाली चीज अचीव करनी है दैट इज कंजर्वेशन, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है जी, ठीक है जी। गवर्नमेंट टू सून फेंस बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इस पे मैंने डिटेल्ड आर्टिकल नीचे लिखा हुआ है, वहां से हम नोट्स बनाएंगे। शिंदे अनाउंसेस सर्वे टू असेस बैकवर्डनेस ऑफ मराठा कम्युनिटी, द महाराष्ट्र कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विल कंडक्ट अ सर्वे फ्रॉम 23 January to 31st to assess the social, economic, educational backwardness of Maratha community. Chief Minister Eknath Shinde announced on Saturday. Mr. Shinde directed the state administration to carry out this survey, which will cover Maratha and non-Maratha open categories in 3 different shifts. अब यहाँ पे मराठा रिजर्वेशन के बारे में इतनी बात हो रही है तो हमें जारेंज पाटिल, मनोज जारेंज पाटिल के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन, महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन, ठीक है ना। क्या पढ़ लेंगे, महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन, थोड़ा राइमिंग सा लग रहा है। तो यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है, थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोज जारेंज पाटिल के बारे में, पाटिल नहीं पाटिल, ठीक है ना। अब ये कौन है, किसी को पता है इन द कमेंट सेक्शन, किसी को पता है
कोई बच्चा पिछले साल के भी तो होंगे, अभी तुम्हारे पेपर नहीं हुए, अभी तो पूरा का पूरा नया बैच तो कभी आता ही नहीं मेरे पास। अभी ये जनवरी वाले जून में पुराने हो जाएंगे, ठीक है। बताओ कौन है मनोज आर्यन पाटिल? हाँ कौन है? हाँ, ही इज द वन जिन्होंने मराठा, ठीक है ना, ही इज एन एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट प्रोटेस्टिंग, डिमांडिंग, एक्टिविस्ट प्रोटेस्टिंग डिमांडिंग, या हंगर स्ट्राइक पे भी चले गए थे। क्या डिमांड करें? डिमांडिंग मराठा रिजर्वेशन। क्या डिमांड कर रहे हैं? मराठास के लिए रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, ठीक है, मराठास के लिए रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि मराठास को किस में ऐड किया जाए? कुणबी ओबीसी सर्टिफिकेट। डिमांड टू, अब यहाँ पे ये सेकंड बना लेंगे, डिमांडेड इशुएंस ऑफ कुणबी ओबीसी सर्टिफिकेट्स, कुणबी ओबीसी सर्टिफिकेट्स टू ऑल मराठास। सभी मराठास को क्या दिया जाना चाहिए? कुणबी ओबीसी सर्टिफिकेट्स टू ऑल मराठास, ठीक है जी। डिमांडेड इशुएंस ऑफ कुणबी ओबीसी सर्टिफिकेट्स टू ऑल मराठास, ये मराठा रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपडेट जो है, थर्ड पॉइंट क्या बनेगा आपका कि मराठा कमीशन फॉर, लिखेंगे इसको मराठा कमीशन महाराष्ट्र, सॉरी नॉट मराठा, महाराष्ट्र कमीशन फॉर backward classes will conduct a survey from 23rd January to 31 to assess social, economic and educational backwardness of मराठा कम्युनिटी, ठीक है ना। तो कमीशन बिठाया गया है जो बैकवर्डनेस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, ठीक है ना। हमें ये पता नहीं होना चाहिए कब से कब तक, ठीक है, बट सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं महाराष्ट्र वाले, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और जारेंज पाटिल, मनोज जारेंज पाटिल का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे ऐड करवाना चाहते हैं? कुणबी ओबीसी सर्टिफिकेट, कुणबी ओबीसी कैटेगरी में वो करवाना चाहते हैं, और ओबीसी के अंदर मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं, रिजर्वेशन दिलवाना चाहते हैं, ठीक है ना। रिजर्वेशन कहाँ पे मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर जो है ये रिजर्वेशन जो है वो मिलती है। जो आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करेंगे, हम अपनी क्लासेस मिस नहीं कर सकते इन आवाज़ के चक्कर में, और मैं भी उठ कर कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए इसको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू बी फेंस्ड सून से अमित शाह। मैंने कहा था ना जब पहले पढ़ा था कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, म्यांमार के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको पता होना चाहिए। किसको पता है म्यांमार का बैकग्राउंड? अगर कोई बच्चा जो है जिसने जनवरी की क्लास अटेंड करी है तो उसको पता होगा म्यांमार के अंदर क्या हो गया था। टू पू कू क्या हुआ था? कू हो गया था। कू कब हुआ था? 2021 में। कू का मतलब क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर था उसको बाहर फेंक दिया गया, और जो मिलिट्री थी वो पावर में आके बैठ गई। अब म्यांमार के अंदर वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, मिलिट्री के साथ लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, कि तुम जाओ ये वो, और लोग जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो मणिपुर के अंदर राइट्स हुए उसका भी रीजन जो है ये म्यांमार वाले जो आए हैं इनको ही ठहराया जा रहा है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है? यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम फेंस लगा देंगे। यूनियन गवर्नमेंट विल सून फेंस 1643 किलोमीटर। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है? 1643 किलोमीटर बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है ना। ये कितने का बॉर्डर है? 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बिटवीन किसके बीच में है? इंडिया और म्यांमार के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर एंड विल इंडिया और म्यांमार, और यहाँ पर इंडिया टू कंसिडर एंडिंग फ्री मूवमेंट
रिजीम। इंडिया जो है FMR अग्रीमेंट रिकंसिडर कर रहा है, ठीक है ना। बट FMR होता क्या है, देखो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है म्यांमार का, उसको फेंस करने का प्लान करिए, विल सून, सोच रहे हैं अभी कि कर दें, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, बहुत ज्यादा स्पिल ओवर हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो है हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से रोहिंग्यास तो पहले ही आ रहे थे, अब और आ रहे हैं। इंडिया टू कंसिडर एंडिंग फ्री मूवमेंट रिजीम, फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसको खत्म करने का प्लान करें। तो फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या, FMR के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। FMR के बारे में क्या पता चलता है हमको, FMR, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड इन, FMR इम्प्लीमेंटेड इन 2018। सो तो 2018 में ये स्टार्ट करी गई स्कीम FMR की, दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम जो था वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब ये FMR क्या अलाउ करता था, अलाउड रेजिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज लिविंग अलोंग द बॉर्डर travel up to 60 kilometer into each other's territory without visa। तो वीज़ा की रिक्वायर्ड नहीं है, विद इन 16 किलोमीटर्स ऑफ ईच अदर्स टेरिटरीज दोनों कंट्रीज के लोग जा आ सकते थे विदाउट वीज़ा, ठीक है ना। तो ये खत्म करने की सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन म्यांमार, ठीक है। I want to tell my friends in Assam that Narendra Modi government has decided to fence India's open border along with Myanmar just as we have fenced the country's border along with Bangladesh। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि border along Bangladesh has already been fenced, ना वहां पे फेंसिंग हो गई है। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ की करने को सोच रहे हैं, म्यांमार की, कितना रीजन है म्यांमार का हमको ये पता होना चाहिए। FMR की फुल फॉर्म क्या है, FMR कब हुआ था, क्या अलाउ करता था, किस पॉलिसी के तहत हुआ था, ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो, ठीक है जी। उसके बाद मच ऑफ इंडिया विद बांग्लादेश हैज बीन डबल फेंस्ड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का पॉइंट ही अलग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है ना, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। चलो इसको यहाँ पे उठा लाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, और दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा मच ऑफ इंडियाज 4096 किलोमीटर बॉर्डर डबल फेंस्ड है विद बांग्लादेश, ठीक है ना, कि कोई भी ऐसे इलीगली एंटर ना कर जाए। इंडियाज FMR अग्रीमेंट विद म्यांमार सून एंड मणिपुर वांट्स द बॉर्डर टू एंड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मिजोरम और नागालैंड जो है वो नहीं चाहते कि एंड हो, मणिपुर चाह रहा है, क्योंकि मणिपुर में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो इसी वजह से हुआ, जो वहां से लोग आ रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं चाह रहे, बिकॉज इनकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग म्यांमार में, तो इनका आपस में बहुत रिश्तेदार है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर इसी आर्टिकल में बात हो रही है 60th फाउंडेशन डे ऑफ SSB, दैट इज सशस्त्र सीमा बल, ठीक है जी।
चलिए आगे चलेंगे। बेल प्लीज मस्ट कैरी डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स पास्ड अर्लियर सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे स्टोरी सुननी ही पड़ेगी आपको। स्टोरी ऐसा है, तो किसी ने बेल अप्लाई करी थी। बेल मतलब जेल के अंदर है, बाहर निकलना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल अप्लाई करी। सुप्रीम कोर्ट में केस अभी चल रहा था, पेंडिंग था केस, तो उन्होंने हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करी। इन द मीन टाइम हाई कोर्ट को ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। बेल लेकर वो इंसान बाहर घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि आजकल जो लोग हैं वो झूठ झूठ बोलते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत झूठे हो गए हैं लोग, ये सब कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उससे पहले कौन सी सुप्रीम कोर्ट में बेल लगती होगी, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं बाद में हुए या पहले थे, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेल ग्रांट हो गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट said it is mandatory to mention details and copies of orders passed in the earlier bail applications and their status and the status of pending bail applications before any court। ठीक है, चलिए उसके बाद मतलब जो भी जहां पर भी बेल पहले लगाई थी उसमें क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई, पेंडिंग है, उस वो स्टेटस जो है, जो कॉपीज ऑफ ऑर्डर है और जो डिटेल्स हैं वो मेंशन करनी पड़ा करेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब और क्या, वकील लॉयर्स जो है उनको सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्लाइंट्स को देना पड़ेगा सारा। तो ये जो है मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि कोर्ट कहती है ऐसे नहीं चलने वाला। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। The Union Home Ministry has cancelled the Foreign Contribution Regulation Act। देखो मैंने यहाँ पर, हमने पहले क्या करा था, एक का हम कर चुके हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम बता दो जल्दी से, तो मैंने जिसके बारे में बताया था। अब यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक और का कैंसिल कर दिया, तो लिखेंगे यूनियन होम मिनिस्ट्री कैंसल्ड यूनियन होम मिनिस्ट्री कैंसल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। ठीक है ना, तो यहाँ पर FCRA क्या है, एनजीओस को, अगर एनजीओस टू रिसीव फंड्स फ्रॉम फॉरेन need to be registered under, need to be permitted अंडर FCRA। अगर उनको वो परमिशन नहीं ग्रांट करी गई है तो एनजीओ जो हैं वो फंड्स बाहर से नहीं ले सकते। अब किसकी कैंसिल करी है, वर्ल्ड विजन इंडिया की कैंसिल करी है। वर्ल्ड विजन इंडिया, दैट इज WVI रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड। ठीक है ना, अब अगर हम वर्ल्ड विजन WVI के बारे में बात करें तो एनजीओ फोकसेस ऑन चाइल्ड इश्यूज, US based, world's largest Christian voluntary ग्रुप्स। ठीक है, इंडिया के अंदर ही आ गया था, दिया हुआ था। हाँ, और इससे पहले कौन सा कैंसिल किया, इससे पहले इन्होंने कैंसिल किया था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR। है ना, इसके बारे में बात कर चुके हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CPR वाले से क्वेश्चन 100% एक्सपेक्टेड है, 100% पक्का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। प्लीज़ 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 इसको जो है ढंग से पढ़ लेना।
ठीक है. Fulfillment of the war made by our ancestors. Tomorrow the soul of Sanatana culture, Raghunandan Raghav Ram Lalla, is said to be enshrined in a grand and divine temple at his birthplace अवधपुरी. तो अयोध्या को अवधपुरी भी बोला जाता है. ठीक है ना. और अगर हमारे पास टेम्पल की कल डिटेल्स आएंगी जो टेम्पल बन रहा है अयोध्या में, तो वो भी हमको नोट करनी होगी. आइडल की जो डिटेल्स थी वो मैंने दे दी थी कि कौन स्कल्प्टर है उसके. अयोध्या को अमरावती ऑफ अवनी, वाइकुंठा ऑफ अर्थ भी बोला जाता है. ठीक है. उसके बाद आईआईटी मिनिस्ट्री इशूज रोड मैप्स फॉर क्रिटिकल टेक सेक्टर्स. तो यहाँ पर ये लिख लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी come up with draft roadmaps for conducting indigenous मतलब इंडिया के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर साइबर फोरेंसिक्स quantum computing technologies, mobile security, cryptography, and Internet of Things security. Roadmaps prepared by Center for Development of Advanced Computing. अब यहाँ पर क्या है कि रोड मैप कि कैसे इंडिया के अंदर साइबर फॉरेंसिक्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, मोबाइल सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, इन सब के ऊपर कैसे क्या रिसर्च और डेवलपमेंट हो सकती है, इसका रोड मैप जो है ड्राफ्ट है, अभी पक्का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर आई है. जिसके अंदर जो ये ड्राफ्ट है ये किसने बनाया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग जो बनाया है. जिसका एम क्या है, जिसका एम है एम टू सॉल्व series of issues in different time spans between now and 2047. ठीक है ना, बिटवीन नाउ एंड 2047. तो बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पे ये काम करना चाहते हैं. द साइबर सिक्योरिटी रोड मैप फॉर इंस्टेंस सीक्स टू डेवलप सोशल मीडिया एनालिटिक्स बाय 2026. डार्क वेब सीरीज फॉरेंसिक्स हैज अंटिल 2030 कंप्लीशन. तो ये इन्होंने सेट किया कि इतने तक ये कर देंगे, इतने तक ये कर देंगे. हमें इतना ही अभी पता होना चाहिए. अगर ये फाइनल हो जाता है फिर हमको याद करना पड़ेगा कि कितने तक क्या करना है. अभी ये ड्राफ्ट है, मतलब पक्का नहीं हुआ है. अभी सोच रहे हैं कि ऐसा सा कर दें. तो ड्राफ्ट कौन लेकर आया, किस चीज़ के ऊपर, कि क्वांटम कंप्यूटिंग की डेवलपमेंट करे, साइबर फोरेंसिक पे कैसे काम करे, सिक्योरिटी पे कैसे काम करे मोबाइल की. ये ड्राफ्ट लेके आई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और ये बनाया किसने है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. ठीक है ना. ये डिफरेंट टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ों के बाय 2047 को. विकसित भारत, 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. हमको क्या बनना है 2047 तक, डेवलप्ड नेशन. हमको क्या बनना है 2047 तक, डेवलप्ड नेशन बनना है हमको. ठीक है जी, आगे चलेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर ईरान लॉन्चेस सैटेलाइट एज रीजनल टेंशन स्पाइक. ईरान किसका दुश्मन है, यूएसए के साथ इसकी नहीं बनती. और किसके साथ नहीं बनती, इजराइल के साथ इसकी नहीं बनती. इनकी आपस में नहीं बनती ईरान और यूएसए की, इजराइल और यूएसए की ईरान के साथ. तो यहाँ पर ईरान लॉन्च्ड रिसर्च सैटेलाइट, put it into
a higher orbit in a new milestone for aerospace program। ठीक है, तो एरोस्पेस प्रोग्राम के लिए उन्होंने ईरान ने रिसर्च सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी है। ये रिसर्च सैटेलाइट का नाम क्या है? ये रिसर्च सैटेलाइट का नाम है सोरया सैटेलाइट। सोरैया, सो रहा है क्या? सो रहा, ठीक है ना, इसको ऐसे कहते हैं सो रहा। अब राहा के पीछे वाई की जगह वाई, आलिया भट्ट की बेटी का नाम भी राहा है। सो लाइक वाओ, सो राहा, ठीक है। अब यहाँ पे सोराहा सैटेलाइट जो है लॉन्च्ड विद द ईरान है सक्सेसफुल द सैटेलाइट विच वेज अबाउट पुट इन अबव, ठीक है ना। तो ये क्या है? बेसिकली रिसर्च सैटेलाइट है और यूएसए नहीं चाहता था कि ये लॉन्च हो। सोराहा किसकी सैटेलाइट है? ईरान की सैटेलाइट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। ओके, सोराहा, सोराहा, सोराया, सुरैया, सुरैया नाम भी होता है लोगों का। अब एथनिक किलिंग इन सुदान सिटी लेफ्ट अप टू 15,000 डेथ सेज यूएन। एथनिक किलिंग मतलब एक कम्युनिटी को, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, ठीक है ना। कहाँ पर? सुदान में। तो सुदान में क्या हो रहा था? थोड़ी सी बैकग्राउंड है, आइए लिख लेते हैं। तो सुदान के अंदर जो वहाँ की मिलिट्री और पैरामिलिट्री है, तो मिलिट्री जो होती है वो एक्सटर्नल जो खतरा होता है, एक्सटर्नल अगर कोई वॉर लड़नी है किसी और कंट्री के साथ तो कौन लड़ेगी? मिलिट्री लड़ेगी, ठीक है। और पैरामिलिट्री क्या होते हैं? इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई सिविल वॉर ना हो जाए, कोई ग्रुप आपस में ना लड़ पड़े, तो इंटरनल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? पैरामिलिट्री का। और एक्सटर्नल इश्यूज से सिक्योरिटी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? मिलिट्री का, ठीक है ना। ये दोनों आपस में लड़ पड़े, सुदान में ये दोनों आपस में लड़ पड़े, ठीक है ना, कि मैं चलाऊंगा, दोनों के लीडर्स आपस में लड़ पड़े और सुदान के अंदर सिविल वॉर हो गई। दोनों ही आपस में जो सिक्योरिटी वाले थे वो आपस में लड़ पड़े, सिविल वॉर हो गई, सुदान के अंदर ये हुआ है, ठीक है ना। तो अब कहा जा रहा है बिटवीन 10,000 and 15,000 पीपल वर किल्ड इन वन सिटी इन सुदान वेस्ट दरफूर रीजन लास्ट ईयर इन एथनिक वायलेंस बाय द पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एंड एलाइड अरब मिलिटिया। तो अलाइड अरब, जो अरब के साथ मिलिटिया है, मतलब अरब जो है, अलाइड मतलब फ्रेंड्स ऑफ अरब, ठीक है, उन्होंने साथ दिया, ऐसा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। In the report by UN Security Council, independent UN sanctions monitors contrasted the toll in El Guinea with the UN estimate that about 12,000 people have been killed across Sudan since the war erupted between Sudanese army and RSF। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल्कुल क्लियर कट उसमें, सुदान एथनिक क्लिनजिंग, एथनिक किलिंग, एथनिक के स्पेलिंग गलत लिखे हैं मैंने, नहीं सही लिखे हैं, हाँ, एथनिक किलिंग, यार मेरे से ना ये ऐसे लिखा जाता, चलो इसको ऐसे लिखे हैं, सुदान एथनिक किलिंग इशू, ठीक है ना। एथनिक किलिंग इशू जो है उसके बारे में बात करेंगे। अब एथनिक किलिंग इशू जो है वो क्या है? अब एथनिक किलिंग इशू जो है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें बैकग्राउंड नोट करनी होगी। तो बैकग्राउंड में क्या नोट करेंगे कि भैया वॉर चल रही है, ठीक है ना। सिविल वॉर मतलब अगर आपस के 2-3-4 ग्रुप्स में इन कंट्री के विद इन ही वॉर हो, सिविल वॉर बिटवीन पैरामिलिट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, वहां की पैरामिलिट्री का क्या नाम है? पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो हैं, एंड सुदानीज आर्मी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इन दोनों में आपस में सिविल वॉर हो गई, ठीक है ना। अब इनकी लड़ाई के बीच में एथनिक क्लिनजिंग भी हो रही है, ठीक है, एथनिक क्लिनजिंग भी हो रही है। एथनिक किलिंग जो है वो कहाँ पर हुई? तो यहाँ पे पता कैसे चला? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
independent UN sanctions monitors contrasted the tall in, ठीक है, UNL नीना, है ना, GE नीना, ठीक है, विद द US एस्टिमेट, वो क्या कह रहे हैं कि अराउंड 12,000 to 15,000 people killed, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस इंटेंस वायलेंस, मॉनिटर्स रोड। अब ये कौन से एथनिक टारगेटिंग, 4th पॉइंट बनेगा, टारगेटिंग एथनिक अफ्रीकन, ध्यान से लिखेंगे इसको, अफ्रीकन मासालिट ट्राइब, ठीक है ना। जो अफ्रीका की मासालिट ट्राइब है उसको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी जगह है, ये प्लेस है जहाँ पर टारगेट हो रहा है सूडान के अंदर, ये वो ट्राइब है जिसको टारगेट किया जा रहा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको मारा जा रहा है। माउंट टू वॉर क्राइम्स, वॉर क्राइम्स मतलब क्या होता है कि वॉर के अंदर भी क्राइम कर रहे हो, आप जानबूझ के एक कम्युनिटी के लोगों को मार रहे हो, विच इज नॉट राइट, इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये कहाँ पर हो रहा है, सूडान में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिविजन मारें, सूडान के अंदर पहले से ही बैकग्राउंड क्या है कि सिविल वॉर चल रही है। सिविल वॉर क्या होती है, जब कंट्री के इंटरनल इनर में ही वॉर चल रही है, आपस में ही दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, किसी और के साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सिविल वॉर चल रही है, किसके बीच में, पैरामिलिट्री के बीच में और वहाँ की आर्मी के बीच में। तो यहाँ पे रिपोर्ट है बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कि एल जीनिया के अंदर 12,000 से 15,000 लोग मारे गए हैं। एथनिक क्लिनजिंग हुई है किसकी, अफ्रीकन मासालिट ट्राइब की, ठीक है ना। अब यहाँ पे वायलेंस बाय पैरामिलिट्री, लास्ट ईयर इन एथनिक वायलेंस बाय पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज एंड एलाइड अरब। अब यहाँ पर कौन कर रहे हैं ये, जो ये स्पेसिफिक क्लिनजिंग है, बाय रैपिड सपोर्ट बाय पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट एंड एलाइड मतलब फ्रेंड्स अरब मिलिटिया। तो अरब वाले, अरब की कुछ मिलिट्री ग्रुप्स मिलकर और सपोर्ट और पैरामिलिट्री मिलकर इनको टारगेट कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है, सूडान में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं कहती हूँ बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए ना कि वहां पे ऐसे ही उठा के मार दे या वहां पर पहले से लड़ाई चल रही है इनके बीच में और इसी लड़ाई के चलते लगे हाथ इन बेचारों को भी निपटा दिया, ये कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो मीट है वो चल रही है, ठीक है। कहाँ पर चल रही है, युगांडा कैंपाला में, काम्पाला में चल रही है। तो नाम के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही इसके बारे में। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, देखो यार, वर्ल्ड के अंदर एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी जैसी थोड़ी बहुत अब चल रही है कि ग्रुपिज्म का पार्ट होना पड़ेगा, कि या तो तुम रशिया की साइड हो या यूएसए की साइड हो, ऐसा पहले भी हुआ था। तो वो एरा को कोल्ड वॉर एरा बोला गया, ठीक है। क्या एरा बोला गया, कोल्ड वॉर एरा बोला गया। अब कुछ कंट्रीज थे इंडिया जैसे, तो किसी की भी साइड नहीं लेना चाहते थे, जो न्यूट्रल रहना चाहते थे, ठीक है ना, जो न्यूट्रल रहना चाहते थे। नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट डिड नॉट वांट टू सीक टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्फ टू ईदर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन मतलब रशिया, बट वांटेड टू स्टे न्यूट्रल। न्यूट्रल, वो किसी की साइड नहीं लेना चाहते थे, ना तो यूएसए की और ना ही रशिया की। The basic concept for the group originated in 1955 during discussions that took place in Asia, Africa, Bandung कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया। 1961 के अंदर इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई, नाम समिट कॉन्फ्रेंस हुई यूगोस्लाविया में, ठीक है, 1961 के अंदर। 120, इट हैज 120 मेंबर्स एज ऑन अप्रैल 2018 कंप्राइजिंग ऑफ 53 कंट्रीज फ्रॉम सो एंड सो एंड सो सो। तो ये जो है ये इनका बनता है, ठीक है ना। नाम के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे हम और पढ़ेंगे क्योंकि इनकी मीट तो चल ही रही है, कुछ ना कुछ तो वहां पर डिसाइड हो सकता है क्योंकि अभी दोबारा से ग्रुपिज्म वगैरह जो है वो हो रखा है, ठीक है ना। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, फॉर्म ड्यूरिंग, ये कब बनी थी, फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन of states that did not seek to formally align themselves with USA
और रशिया। ठीक है, कोल्ड वॉर चल रही थी, मतलब लड़ाई नहीं हो रही थी एक्चुअल में, बट लड़ाई वाला सीन था, आपस में बनती नहीं थी। जैसे अब यहाँ पर है लड़ाई, यूएस से रशिया लड़ थोड़ा ना रहे हैं, बट वो लड़ भी रहे हैं। कैसे? यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है यूएस से, और यूक्रेन के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ है? रशिया। तो लड़ भी रहे हैं, बट आपस में नहीं भी लड़ रहे कहने को। ठीक है ना। नाम समिट कहाँ पर हुई थी? इन यूगोस्लाविया हुई थी इन 1961। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। आज ये 2 पॉइंटर्स याद कर लो, कल फिर इससे रिलेटेड और पॉइंटर्स याद करवाऊंगी। 2024 में ये समिट कहाँ पर हो रही है? युगांडा में हो रही है, युगांडा कैंपला। ठीक है ना। 18th नाम समिट हेल्ड इन अजरबैजान। अच्छा, ये 19th है, 19th नाम समिट, ये तो चल ही रही है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। 2024 इलेक्शन सीजन किक्ड ऑफ। तो यहाँ पे ट्रम्प जो हैं उनको रिजल्ट्स उनकी फेवर में आए हैं। लोवा कॉकसेस लास्ट मंडे रिपब्लिक पार्टी, ठीक है, वन द कॉकस विद अ वाइड मार्जिन ओवर राइवल सो एंड सो। ठीक है, तो मतलब ट्रम्प आ सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पर अब वर्ल्ड के अंदर चल क्या रहा है? वर्ल्ड के अंदर बहुत कंफ्यूजन चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पर हम स्टार्ट करें तो हमास ने इजराइल पे अटैक किया। तुम्हें रट चुका होगा क्योंकि मैंने ही कितनी बार बोल दिया है। ये अक्टूबर 2023 के अंदर हुआ। ठीक है ना। हमास ने इजराइल पे अटैक किया और इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी। इसके ऊपर? हमास के ऊपर। ठीक है ना। हमास कहाँ पर है? हमास कहाँ पे है? गाजा। गाजा पे चलता है ये। तो इजराइल गाजा के साथ लड़ने लग गया। ठीक है ना। हमास गाजा पे रूल करता है, तो हम इजराइल गाजा के साथ लड़ने लग गया। अब इजराइल के साथ कौन खड़ा हुआ? इजराइल के साथ खड़ा हुआ यूएसए। ठीक है। अब यहाँ पर हमास के साथ कौन खड़ा हुआ? हमास के साथ खड़े हुए हूथी। हमास के साथ खड़े हुए हूती जो कि यमन के हैं, चलिए यहाँ पर वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हूथी हमास के साथ खड़े हुए हूथी जो कि यमन के हैं, ईरान जो कि अपने आप में ही एक कंट्री है। तो यहाँ पे देखिए गाजा जो है यहाँ पे है। ठीक है ना। गाजा यहाँ पर गाजा है नहीं, ये रहा गाजा। ठीक है ना। गाजा, ये रहा इजराइल, तो थोड़ा वो हो गया इजराइल, ये लेबनान है, और यमन जो है यहाँ पर है, हूथीज जो है यहाँ पर है। ठीक है, पहले मैप में बाद में जाते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, फिर मुझे भी मैप पे समझाना इजी होगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने इजराइल पे अटैक किया। हमास जो है वो गाजा चलाती है, मतलब गाजा एक एरिया है जिसपे हमास रूल करता है। इजराइल ने गाजा पे अटैक कर दिया। ठीक है। हूथी और ईरान जो हैं, हूथीज जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यमन के कुछ एरिया पे रूल करती है, और ईरान अपने आप में ही एक कंट्री है। ये दोनों ने किसके साथ खड़े हो गए? हमास के साथ खड़े हो गए कि हम हमास को सपोर्ट करेंगे। अब सपोर्ट दिखाने के लिए क्या करने लग गए? ये दोनों ही अटैक करने लग गए। ठीक है ना। ईरान ने बहुत सीरिया पे बहुत जगह अटैक किया है। ठीक है ना। जो यूएसए के टारगेट्स थे वहां पर, उस पर अटैक किया है। हूथीज जो है वो रेड सी में अटैक करने लग गए, कार्गो शिप्स पे। रेड सी में कार्गो शिप्स पे अटैक करने लग गए। ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना है, हूथीज जो है वो यमन के हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, ये यमन हूथीज वाले, ये रेड सी एरिया जो है यहाँ पर ये लोग अटैक करने लग गए। ठीक है, इंडिया ये रहा, यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं जिन्होंने करा, क्योंकि देखो यमन ये जा रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के भी आपस में अटैक्स होने लग गए। ईरान और पाकिस्तान के भी आपस में अटैक होने लग गए। तो अब इसको पढ़ते हैं। When Israel launched its war on Gaza after Hamas October 7 cross-border attack in which at least 1,200 Israelis were killed, there were fears that conflict could spill over beyond Palestine. Hezbollah, the Lebanese Shia group that's backed by Iran, fired rockets at Israeli forces. तो यहाँ पर एक तो हमास के साथ हूथीज थे जो यमन से हैं। ठीक है, और एक और ग्रुप जो था वो है हजबोला जो कि है लेबनीज से। तो हमने देखा था यहाँ पे लेबनन जो है वो यहीं पर है, पास में ही है। ठीक है ना, इजराइल के। तो यहाँ पर इन्होंने भी अटैक किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ये चीजें हम नोट करेंगे। ठीक है ना। इजराइल हमास से क्या हुआ? इजराइल हमास वॉर ऑन गाजा।
आफ्टर हमास अटैक ऑन 7 अक्टूबर 2023। तो 7 अक्टूबर को अटैक किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आज की डेट में भी इम्पॉर्टेंट है, इवन दो ये 2023 की न्यूज़ है। ठीक है, तो किस किस ने इनका साथ दिया? हिजबुल्ला, हाजमोला से याद कर सकते हो। हिजबुल्ला ये कहाँ का है? लेबनीज शिया। देखिए मुस्लिम्स में दो ग्रुप होते हैं, शिया और सुन्नी, तो ये क्या है? शिया है। ग्रुप दैट्स बैक्ड बाय ईरान, fired rockets at Israel, ऑन इसराइल, इसराइल पे रॉकेट मारे इसने। अब हिजबुल्ला जो है वो किसके साथ है? ईरान के साथ है। ईरान किसके साथ है? हमास के साथ है। तो ये इसराइल के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है? उसके बाद यहाँ पर एक है हमास के साथ है हुथीस शिया मिलिटिया, ये भी शिया है। शिया मिलिटियाज ऑफ येमेन started attacking commercial vessels in Red Sea. Houthis who control much of Yemen including its Red Sea coast has used sea, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे उनको अटैक किया है रेड सी के अंदर, forcing shipping giants to suspend operations in Red Sea which connects the Mediterranean Sea with the Arabian Sea and the Indian Ocean through the Suez Canal and Bab el Mandeb Strait। अब यहाँ पर हमें रेड सी वाला कनेक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेड सी क्या करता है? रेड सी which connects Mediterranean Sea with Arabian Sea and the Indian Ocean through the Suez Canal and बाब एल मंडेब स्ट्रेट। तो हमें ये भी पता चला कि कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। सुएज कैनाल और बाब एल मंडेब के थ्रू ये कनेक्ट होता है। रेड सी कनेक्ट करता है विच कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। रेड सी का कनेक्शन ये है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। एक बार और रिविजन मारते हैं। इसराइल हमास की लड़ाई चालू हो गई। कैसे हुई? हमास ने अटैक किया इसराइल पे 2023 के अंदर 7 अक्टूबर को इसराइल ने लॉन्च कर दी वॉर गाजा पे, क्योंकि हमास कंट्रोल करता है गाजा को, ठीक है। हिजबुल्ला जो ईरान बैक करता है, जो कहाँ पर रहता है? लेबनान का ग्रुप है ये, ठीक है। इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हुथीज जो ईरान के साथ हैं, ईरान बैक्ड है अगेन, और जिसको साथ देते हैं, किसका साथ देते हैं? हमास का साथ देते हैं। ये भी शिया मिलिटियां हैं, और इन्होंने क्या किया? रेड सी में जो कमर्शियल वेसल्स थे, जो शिप्स थी, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रेड सी किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन को अरेबियन सी के साथ और इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है थ्रू स्वेज कैनाल और बाब एल मंडेब, ठीक है ना, बाब एल मंडेब, ठीक है जी, स्ट्रेट। ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है आज का, वो है उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग प्रोसेस ऑफ अबाउट 10,000 वर्कर्स टू गो टू इजराइल प्राइमरली फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ये लिखना जरूरी है। कौन सी स्टेट्स ने ये किया है? उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा गवर्नमेंट with the help of National Skill Development Corporation NSDC have started the process of recruiting about 10,000 workers to go to Israel। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सी स्टेट्स
कहाँ भेज रहे हैं, कौन हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर इजराइल में तो पीस ही नहीं है, देयर इज नो पीस, ठीक है, लड़ाई चल रही है वहां पे, हम अपने लोग क्यों भेज रहे हैं, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं ट्रेड यूनियन वाले। NSTC website described it as a passport to dreams abroad and chance to discover new horizons in Israel. There are 2,000 openings for plastering workers, 2,000 for ceramic tile workers, 3,000 each for iron bending and frame workers with monthly salaries about 1.37 lakhs. Screening have started in various locations in Haryana and UP with the help of state governments. The center trade unions told the media that such a move is against Indian ethos, क्योंकि इंडिया क्या कहते हैं, इंडिया का रूल क्या कहते हैं, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है वहां से इंडियंस को वापस ले आओ, ठीक है। और इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट है, वर्कर्स गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और प्लेसेस विदाउट सफिशिएंट लेबर प्रोटेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ई-माइग्रेट पोर्टल। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है किसके बारे में, ई-माइग्रेट पोर्टल के बारे में। कौन से पोर्टल के बारे में पता चल रहा है, ई-माइग्रेट पोर्टल के बारे में। ये क्या है ई-माइग्रेट पोर्टल, वर्कर्स फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, वर्कर्स गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और प्लेसेस विदाउट sufficient labor protections are required to register with the Ministry of External Affairs. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट जो ई-माइग्रेट है उसके साथ करना पड़ता है। पासपोर्ट issued under ECR immigration check required covers 18 countries जैसे कि अफगानिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, लेबनान, जहाँ शांति नहीं है, UAE, ठीक है, ओमान, ये वाली। इजराइल इज नॉट ऑन द लिस्ट, ठीक है ना, बट इजराइल तो पीसफुल नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है, इजराइल लिस्ट पर होना चाहिए था। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे कौन कौन से कन्वेंशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस for protection of migrant workers, ठीक है ना। कौन कौन से कन्वेंशन है, विच कन्वेंशन आर देयर आर 2 कन्वेंशंस विच टॉक अबाउट इट, ठीक है। ये ओनली क्लैट वाले नोट करेंगे, बाकी सब थोड़ा सुन लें तो सही रहेगा कि बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाए, क्लैट वाले इस चीज़ को नोट करेंगे। ऊपर वाला जो पोर्टल था उसका क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन है, क्या है, बट ये वाला जो कन्वेंशन है ये ओनली क्लैट वाले नोट करेंगे, अनलेस एंड अनटिल इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना जाती है, ठीक है ना। गवर्न्ड बाय 2 कन्वेंशंस, वो 2 कन्वेंशंस कौन से हैं, बाकी सब सिर्फ सुनेंगे, ठीक है, क्लैट वाले नोट करेंगे। कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 2 कन्वेंशंस ऑफ ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से हैं ये, माइग्रेशन एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन, ठीक है, और माइग्रेंट वर्कर्स सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, कन्वेंशन, ये 1975 का है और ये 1949 का है, और इंडिया ने दोनों ही साइन नहीं किए हुए। इंडिया हैज नॉट ratified the conventions. Israel had ratified 1945 convention in 1953. 1945 convention, each member of which this convention is enforced, undertakes that it will, so far as national laws and regulations permit, take all appropriate steps against misleading propaganda relating to e-migration and immigration. अगर misleading propaganda कि जैसे कहते हैं यहाँ से चलो वहाँ पर इतनी ज़्यादा नौकरी लग जाएगी, इसके ऊपर स्टेप्स लेंगे जिन्होंने कन्वेंशन साइन किया हुआ है,
ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी आप नोट करेंगे क्लैट वाले, मैं वापस आकर क्लास के एंड में नोट करवाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ क्लैट वालों का है, ये जो है और भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो हमें वो करना है पहले, और एंड में क्लैट वालों का नोट करेंगे। तो आप स्पेस छोड़ दीजिए 6 to 7 लाइन्स। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब यहाँ पर ILO की रिपोर्ट आई है, हर कोई नोट करेगा। ILO क्या है? ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो लेबरर्स हैं उनके लिए ये बताते हैं ऐसा होना चाहिए, उनकी राइट्स के बारे में, और उनकी जो भी उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा है कहीं पर भी, उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला? उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जो क्या है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन लेकर आए? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अंदर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नौकरियां हैं वो कम होने वाली हैं या ज्यादा। रेट इज सेट टू इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट रेट इज सेट टू इंक्रीज इन 2024। मतलब 2024 में पूरे वर्ल्ड में जॉब्स जो हैं वो बढ़ेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बोला गया है, और जो ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रैवल 2024 रिपोर्ट है, ये कौन लेकर आए? ILO लेकर आया, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर चाइना कॉल्ड हिम ट्रबल मेकर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ताइवान के जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, लाई चिंगते को और क्या बुलाते हैं? ताइवान प्रेसिडेंट। मैंने ये नोट करवा दिया था आपको, बट इनका जो दूसरा नाम है वो भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। लाई चिंगते को ट्रबल मेकर क्यों बुलाते हैं? बिकॉज उन्होंने यूनिफिकेशन नहीं होने दी थी, किसकी? चाइना और ताइवान की। ठीक है ना। ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं। ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। और चाइना कॉल्स हिम ट्रबल मेकर। क्यों ट्रबल मेकर बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज उसने पीसफुल रीयूनिफिकेशन नहीं होने दी थी। ठीक है ना। क्योंकि अपोज्ड पीसफुल reunification of Taiwan with the mainland। जो चाइना है उसके साथ यूनिफिकेशन नहीं होने दी थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने ताइवान और चाइना का कॉन्सेप्ट कहाँ पे समझाया? इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड, मैंने रेड और वो पिंक वाला कब समझाया था? प्लीज डेट लिख देना। चाइना ताइवान लिखकर कमेंट करके डेट लिख देना। इन केस एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप वहाँ जा सकते हो और समझ सकते हो। CPR वाला हमने पढ़ लिया था कि FCRA में बैन कर दिया था उनको। ठीक है ना, ये हमने कर लिया है, ये रिपीटेशन है। बट यहाँ पर एक और चीज पता चल रही है। वॉशिंगटन पोस्ट 2023 में पब्लिश अ रिपोर्ट साइटिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीकिंग द गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट CPR टू इट्स फंडिंग ऑफ अलोक शुक्ला, एन एनवायरमेंटलिस्ट हु वाज हेल्पिंग विलेजर्स मोबिलाइज अगेंस्ट एन अदानी ऑपरेटेड कोल माइन इन अ लश फॉरेस्ट। ठीक है ना। वो क्या कर रहे थे? विलेजर्स को अगेंस्ट जो हस्दियो एरेंड जो था, उनके मतलब कोल माइंस जो थी अदानी की, उनके अगेंस्ट खड़ा कर रहे थे। और CPR जो है वो फंड कर रहा था इसको। CPR वही है जिसको FCRA से निकाल दिया गया है। ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा CPR लिखकर। वॉशिंगटन पोस्ट in 2023 published report citing documents linking government action against CPR to its funding of Alok Shukla, an environmentalist who was helping villagers mobilize against
Adani operated coal mine in Hasdeo Arand। ठीक है, तो अदानी कोल माइन ऑपरेट कर रहे थे, तो विलेजर्स को इकट्ठा करा कि ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। किसने इकट्ठा कर रहे थे? आलोक शुक्ला। और ये बोला गया कि आलोक शुक्ला को फंड सीपीआर कर रहा था, और इसीलिए इंडिया ने इनका जो लाइसेंस है, जहाँ से इनको मेजर फंडिंग आ रही थी बाहर से, वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया सीपीआर का। सीपीआर इज सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, 1973 में ये आया था, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। एफसीआरए के बारे में हमने आज भी बात करी है। तो ये है एफसीआरए, जिसके अंदर फॉरेन के फंड्स चाहिए तो परमिशन चाहिए होती है। ये परमिशन ले ली गई है वापस सीपीआर के लिए, ये अब फंड्स नहीं ले सकता। अब यहाँ पर पाकिस्तान ईरान के बीच में जो लड़ाई लगी, ठीक है, छोटी सी, ठीक है, छोटू लड़ाई, वो क्यों लगी, क्यों लड़े पाकिस्तान और ईरान? ठीक है, द हैंगिंग ऑफ वांटेड एंटी ईरानी सुन्नी सेपरेटिस्ट लीडर अब्दुल मलिक रिगी इन तेहरान इन 2010, विद इन 5 months हिज कैप्चर अट्रैक्टेड डिम मीडिया अटेंशन देन। तो यहाँ पर जो अब एंटी ईरान सुन्नी सेपरेटिस्ट था अब्दुल मलिक रिगी, उसको 2010 में ईरान ने हैंग कर दिया था। 14 years आफ्टर ही फाउंडेड एन आर्म्ड ग्रुप जुंदल्ला। ठीक है, जुंदल्ला रिक्रिस्टाइंस एज जैश एल, और इन, तो यहाँ पर इसने फाउंड क्या किया था? जुंदल्ला फाउंड किया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, अब्दुल मलिक रिगी, ठीक है ना, ये इंसान कौन है और इसका क्या हुआ? ठीक है ना, अब्दुल मलिक रिगी ने क्या किया था? फाउंडेड एन आर्म्ड ग्रुप, जिसका नाम क्या है? जुंदल्ला। ठीक है, रीनेम्ड एज जैश अल अदल, JAA, और आर्मी ऑफ जस्टिस in 2012 it was renamed। फाउंड किया उसने बहुत पहले, फाउंड होने के 14 साल बाद, आफ्टर 14 years ऑफ फाउंडिंग ही वॉज हैंग्ड। थोड़ी इंग्लिश मेरे को पता है, ग्रामर इधर उधर है, पर आई हैंग्ड एंटी ईरान सुन्नी हैंग्ड बाय ईरान ने इसको हैंग कर दिया था इन 2010। ठीक है ना, ही मर गया, ये तो इसकी तो डेथ हो गई। अब ये जो ग्रुप है, फॉलोइंग अ बैन बाय यूएस ब्रॉट 2 मेजर मिलिट्री पावर्स ईरान एंड पाकिस्तान टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो अब इसकी वजह से, ठीक है ना, इस ग्रुप को आगे लेके जाते हैं जैश अल अदल। ठीक है ना, जैश अल अदल क्या है? बैंड बाय यूएसए। ठीक है ना, became reason for a little war between Pakistan and Iran in Jan 2023। ठीक है, ईरान, अब यहाँ पे रिगी वॉज बिलीव टू बी बिहाइंड द किलिंग ऑफ 154 मेंबर्स ऑफ इरानियन आर्म फोर्सेस बिटवीन 2003 and 10 in southwest Sistan Balochistan region। In 2010, Iranian fighter jets forced the landing of a passenger aircraft to arrest Rigi as he was traveling to UAE to Kyrgyzstan, और वहां से इसको अरेस्ट कर लिया था इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ठीक है, अब Rig belong to or biggest tribe, belong to the biggest tribe, the Rigis from the Sistan Balochistan region, which is spread over this smaller than Karnataka। It is this sparsely populated, बहुत कम मतलब population that, तो sparsely populated, sparsely term का मतलब क्या होता है? With only a small number of people or things। ठीक है ना, बहुत small number है। ठीक है, that has posed the Shia majority Iran's majority secessionist challenge। Rigi is from Iran's minority Sunni Muslims and wanted to re-establish Balochistan, which is currently split between Pakistan and Iran। ठीक है ना, तो ये क्या करना चाहता था? What did Rigi wanted? ठीक है ना, Rigi belonged to the biggest tribe। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी।
Riggy belongs to biggest tribe, the Riggis from Sistan, Balochistan. ठीक है, belongs to Sunni Muslims and belongs to a Sunni category, and that has posed risk to Iran, wanted to re-establish Balochistan, which is currently split between पाकिस्तान एंड ईरान। तो इसको समझते हैं, ठीक है ना। अभी तो नोट्स बना रहे थे हम। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, पाकिस्तान ईरान के बीच में जो स्टार्ट होती है बात, वो स्टार्ट होती है अब्दुल मलिक रिगी की। अब्दुल मलिक रिगी जो है वो एक ग्रुप को फाउंड करते हैं जिसका आज का नाम है जैश अल अदिल। इनको तो मार दिया गया था, ईरान ने इनको खत्म कर दिया था। ये एक सुन्नी, ठीक है, एंटी ईरान एंटी सुन्नी था, ठीक है ना। फाउंडेड, ही वाज हैंग्ड, एंटी ईरान सुन्नी, हैंग्ड बाय ईरान इन 2010, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या चाहते थे, अब ये जो थे ये चाहते थे, ही बिलोंग्स टू सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है ना, एंड ईरान जो है वो शिया है, ठीक है ना। तो ये क्या चाहते थे कि बलोचिस्तान का जो एरिया है, जो कि सुन्नी रीजन है, जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में बटा हुआ है, वो एक हो जाए, ये इनकी चाह थी। They triggered a rare skirmish between Iran and Pakistan, which saw missiles being fired from both sides, killing at least 11 civilians as per the official figures. Iran claimed it attacked training camps of JA inside Pakistan. So, JA triggered skirmish between Iran and Pakistan. मतलब शॉर्ट फाइट, स्कर्मिश मतलब शॉर्ट फाइट, ठीक है। ईरान क्लेम्ड इट अटैक्ड ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ JAA इनसाइड पाकिस्तान। वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में JAA के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इन retaliation, Pakistan claimed to have carried out attacks on militants of the Balochistan Liberation Front, ठीक है ना। तो ये सेफ हेवंस दे रहे हैं टेररिस्ट को। एट प्रेजेंट सालाहुद्दीन फारूकी जो है हेड्स जे, ठीक है। अब यहाँ पर ये मतलब ये सारी स्टोरी है। तो गाइज इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम अ वेबसाइट, यू कैन गो टू loggery.in। वहाँ पर आपको सबसे पहले तो मिल जाएंगे अब MCQs। तो जनवरी के MCQs हर किसी को बाय करने हैं जनवरी 2024 के, और उनको सॉल्व करना है और मेरे साथ स्कोर शेयर करना है। इससे आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। प्लस आपको डेली करंट अफेयर्स नोट्स भी ये PDFs बाय कर सकते हो, विच आर फॉर ₹100, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन बाय आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स। जो हमारे करंट अफेयर्स लेक्चर्स हैं वो ₹300 के हैं, और हमारे पास अब मई 2023 से लेकर के नवंबर 2023 के लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं। अब दिसंबर भी ऐड हो जाएंगे। इन लेक्चर्स में आपको डिजी नोट्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस हैं, 3 to 4 आवर्स की, कुछ तो 2 आवर्स की हैं, 3 आवर्स की हैं। आप मैक्सिमम 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स के अंदर आप फुल मंथ जो है,
मतलब ये एक वीडियो देखोगे, तीनों वीडियोस देखकर आप फुल मंथ प्रिपेयर कर सकते हो करंट अफेयर्स का। हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, हमारे पास स्लैट का मॉक टेस्ट है, सीयूटी पीजी का मॉक टेस्ट है, हमारे पास MSCT 3 इयर्स और 5 इयर्स का भी मॉक टेस्ट है, वो भी आप खरीद सकते हैं। विजिट आवर वेबसाइट loggery.in। लिंक्स जो है सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 बजे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर कॉमेंट करके बताकर जाना कि सेशन अच्छा लगा। एंड अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो @IamEduGiri पर, जो कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, तो हम भी लोगों के साथ शेयर कर देंगे ताकि उनको भी हम पर भरोसा आ जाए। ओके।